We have discussed about the social movement in India. ओके, कौन कौन से मूवमेंट थे? जैसे क्लास बेस्ड मूवमेंट। ओके, आपका पीजेंट मूवमेंट आ जाता है, किसान मूवमेंट। ओके, आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, रिवीजन होता जाएगा। वर्कर मूवमेंट। ओके, कास्ट बेस्ड मूवमेंट। और दलित मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। इसके अलावा ट्राइबल मूवमेंट। ये सभी आपके सोशल मूवमेंट है जो कि इंडिया में होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, हाँ, ये कई प्रकार से हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या है यहाँ पर? थ्योरी और सोशल मूवमेंट। ओके, कौन कौन सी थ्योरी हम लोग डिस्कस किए थे? एनीबडी जिसको याद है अगर बताइए, कौन कौन सी थ्योरी थी? तो प्लीज सभी लोग आंसर देंगे। ओके, अब एग्जाम आ ही गया, आपको पता है, तो एटलीस्ट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आप पढ़ के रहिए, जो भी पढ़ाते हैं उसके आगे का जो भी चैप्टर होता है उसको पढ़िए। ओके, रिफॉर्मेटरी, आइडेंटिटी मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट। ओके, दैट्स फाइन। नाउ थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट। हम लोग थ्योरी क्यों पढ़ते हैं सोशल मूवमेंट की? ताकि हम जो मोबिलाइजेशन होता है, सोशल मूवमेंट जो होता है, सोशल एक्शन होता है, किस प्रकार से होता है उसको समझने के लिए we study this theory. Theory just basically just to explain about the social movement, कि सोशल मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, क्या उसके फेजेस हैं, किस प्रकार से जो है जो स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसमें, कैसे मूवमेंट आगे बढ़ता है। ओके, ये सभी चीजें थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। और कितने प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, किस प्रकार का मूवमेंट होता है सोशल मूवमेंट, उसके बारे में थ्योरी बताती है। कितने प्रकार की थ्योरी होती है? एनीबडी बताइए। पहला इसमें लिखा है डेप्रिवेशन थ्योरी, करेक्ट है अनिल कुमार साहू। और नेक्स्ट, डेप्रिवेशन थ्योरी। सेकंड नंबर, मोनालिसा स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ थ्योरी, करेक्ट है। मैथ थ्योरी, ओके। नेक्स्ट, और कोई थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी पहले थ्योरी पार्ट में, वीडियो लेक्चर में? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ओके, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गया। एंड एक थ्योरी और है इसमें, पॉलिटिकल प्रोसेस, करेक्ट है। ओके, एक एक करके सभी बताइए इस थ्योरी का क्या मतलब है। डेप्रिवेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है? सोशल एक्सचेंज थ्योरी, कई प्रकार की हो सकती है। मास थ्योरी, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिवेशन थ्योरी? डेप्रिवेशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, किस प्रकार का मूवमेंट को दर्शाती है, मूवमेंट कब अराइज होता है, कब डेवलप होता है? सो व्हाट अबाउट द डेप्रिवेशन थ्योरी? एनीबडी? डेप्रिवेशन व्हेन पीपल डिप्राइव ऑफ समथिंग, अनिल कुमार साहू, करेक्ट है। किसी पर्टिकुलर नीड से वंचित होने से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, गुड्स, गुड्स सर्विसेज, रिसोर्सेज। जब भी लोगों को, जब ग्रुप ऑफ पीपल्स को या सर्टेन ग्रुप ग्रुप को ऐसा लगे, उनको फील ऐसा हो कि उनकी जो जरूरतें हैं पूरी पूरी नहीं हो रही, उनको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या उनकी कुछ नीड्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो रही, मतलब डेप्रिवेशन का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी महसूस होना। ओके,
दैट इज कॉल्ड डेप्रिवेशन। डेप्राइव का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोई नीड हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं लोग फेस कर रहे होते हैं, इस प्रकार की उसको हम बोलते हैं डेप्रिवेशन। ओके, तो ये डेप्रिवेशन थ्योरी है, ये बताती है कि जो सोशल मूवमेंट अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ पीपल डोंट हैव रिसोर्सेज, या वो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास रिसोर्स नहीं है, उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, या जो उनके पास उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से सोशल मूवमेंट अराइज होते हैं, ये डेप्रिवेशन थ्योरी बताती है। तो दो प्रकार के डेप्रिवेशन थ्योरी है, एक होती है, बताइए कौन कौन सी। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बेसिक नीड इज नॉट फुलफिल्ड। जब लोगों की इनकम जो है एक थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब एक जो बेसिक नीड फुलफिल होती है तो वो कंडीशन होती है, थ्रेशोल्ड होता है, उससे भी लोगों की इनकम अगर कम हो जाती है, मतलब जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, अपनी जो जरूरतें हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते, लाइक जैसे फूड है, खाना, कपड़ा, मकान, इस प्रकार की जो बेसिक नीड है अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, देन उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। कि जो बेसिक चीजें हैं उसको वो उस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। ओके, दूसरा रिलेटिव, इसका मतलब क्या होता है? treated grievances of the affected people, those who can't meet their basic, करेक्ट है धनंजय? जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन के अंदर। जैसे कि इंडिया के अंदर जो बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बेसिकली इसी आधार पर होते हैं कि जो लोग इस थ्रेशोल्ड से नीचे होते हैं उनको गवर्नमेंट सप्लाई करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ओके, फूड्स हो या जो भी रिसोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस आधार पे जो है इस प्रकार से ये कार्ड बनाया जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब क्या है, एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन? रिगार्डेड एज अ ग्रुप टू बी इन दी डिसएडवांटेज पोजीशन। ये तो हो गया, पहले वाला हो गया, अब बताइए रिलेटिव डेप्रिवेशन। 14 यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, किसी का आंसर मिला नहीं। आई थिंक आप लोग स्टडी नहीं कर रहे। ऐसी नीड जो दूसरों को मिल रही है पर आपको नहीं। और एनीबडी? दे कुड नॉट मीट बेसिक नीड बट कुड नॉट मीट द प्रेस्टेज हेल्थ फैसिलिटी। लाइफ जीने के लिए इन चीज़ों की नीड होती है, लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन, लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि सिंपल, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप, एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों का मतलब रिसोर्सेज को एंजॉय कर पा रहे हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को एजुकेशन मिल रहा है प्रॉपर, राइट, एजुकेशन फैसिलिटी है वहाँ पर, हेल्थ फैसिलिटी है, और सभी प्रकार की जो उनकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की जरूरतें होती हैं उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। और एक ऐसा समूह है कि जिनके पास हेल्थ भी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी भी नहीं है, ओके, अदर रिसोर्सेज भी नहीं है कम्युनिटी के, तो वो एक उसको बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। मतलब एक ग्रुप के पास सब कुछ है, सब फैसिलिटी है, दूसरे के पास वो सब चीज़ की कमी है, इनके पास भी होना चाहिए। ओके, लाइफ स्टाइल अच्छी हो, एक्टिविटी हो, सभी एम्यूनिटी जो हर एक इंडिविजुअल्स को मिलनी चाहिए, इस प्रकार से। ओके, जो कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं relative, means any theory in which something does in the relation to something else and therefore open to, करेक्ट है। इसका मतलब ये, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास सब कुछ है, हर वो फैसिलिटी है जो उनके पास एक सोसाइटी के पास लोगों के पास होनी चाहिए, और दूसरा समूह एक ऐसा है जिनके पास उन सभी चीज़ों की कमी है।
ओके, उसको बोलेंगे रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो इसकी वजह से फिर एक पूरा का पूरा समुदाय जो है जिनके पास कुछ होता नहीं है, फिर वो जो है एक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट जो है डेवलप करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, ताकि उनके जो नीड्स है या जो रिसोर्सेस है जो हर एक सोसाइटी के लोगों के पास है, इनके पास नहीं है, वो इनको भी मिल पाए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है और अदर फैसिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थ्योरी। इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। आप लोग को से बोल रखा है कि आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करिए, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। स्टेप वाइज गाइड हाउ सोशल मूवमेंट डेवलप। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थ्योरी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक काइंड ऑफ खिंचाव, तनाव। ओके, जब लोगों को महसूस हो व्हेन द सोसाइटी एक्सपीरियंस समथिंग, यदि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कोई समस्या है, ओके, उसके माध्यम से धीरे धीरे करके जो है फैक्टर्स जो ग्रो करते हैं सोशल मूवमेंट को, प्रॉब्लम्स को फील करने की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थ्योरी है जो प्रपोन की गई थी स्मेल्सर के द्वारा, और इनके द्वारा बोला गया है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी नया मूवमेंट जो स्टार्ट होता है तो उसके पीछे कुछ 6 फैक्टर उन्होंने बताया। कि कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला ये यहाँ पर है कि जो सोसाइटी में लोग हैं उनको इस चीज़ का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ की कमी है। दे फील डेप्रिवेशन, दे शुड फील अबाउट द प्रॉब्लम, दे शुड एक्सपीरियंस अबाउट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करती है। ये आपका दूसरा होगा। दूसरा होगा कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल करप्शन, ओके, इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। कुछ लोगों को लगता है कि इज द पार्ट ऑफ कल्चर, लाइक कुछ काम करवाना है तो देना ही देना है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो ये वास्तव में एक समस्या है, सोशल प्रॉब्लम है। तो लोगों को उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीपल शुड रिकॉग्नाइज दैट इन सोसाइटी देयर इज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। सो देयर इज अ सेकंड स्टेप। फर्स्ट वन, दैट इज द एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी। सेकंड नंबर स्टेप आएगा जहाँ पर लोगों को उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, सभी के सभी लोग बोलें कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है सोसाइटी, दैट शुड बी फिक्स्ड। ओके। तीसरा नंबर इसमें आएगा आपका आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब होता है कि सर्ट ऑफ पीपल जो है उस चीज़ पे फोकस करेंगे कहीं ना कहीं, उस पर बात करेंगे सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स एक पूरे कम्युनिटी के अंदर कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से उसके बारे में लोगों को बताना है, समझाना है। तो वो आइडियोलॉजी डेवलप होनी चाहिए उस समस्या को लेकर के। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए क्लास में स्ट्रेन का मतलब, स्ट्रेन का मीनिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ खिंचाव, तनाव। ओके, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से समाज में तनाव होता है। तनाव होगा, धीरे धीरे संघर्ष होगा उसको लेकर के, कन्फ्लिक्ट होगी। स्ट्रेन का मतलब होता है आप समझ सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर है इवेंट, कि एक ऐसी घटना जिसकी वजह से वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। प्लीज म्यूट प्लीज। ओके। फोर्थ नंबर क्या है? एनीबॉडी जिसको पता है बताइए। फोर्थ नंबर मैंने बताया इवेंट। इवेंट का मतलब है कि एक ऐसी घटना वो जो कि एक एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, कि जो है उसकी वजह से लोग अचानक से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है बहुत सारी समस्याएं होती है सोसाइटी में, लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उस समस्या को लेकर के कोई ऐसी घटना घट जाती है, एक बड़ी घटना, फिर लोग जो है उनका गुस्सा फूटता है, फिर कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे होते हैं, फिर मूवमेंट चला जाता है। तो एक ऐसी घटना होना जरूरी होता है, तभी जो है कोई मूवमेंट स्टार्ट हो पाता है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? द सोसाइटी एंड द सिस्टम दैट इज ओपन टू चेंज फॉर द मूवमेंट। मतलब जो लोग हैं, पीपल हैं सोसाइटी के अंदर, वो उस चीज़ को माने, बदलाव के लिए वो तैयार हो, बदलाव की जो चेंज होना, जो चेंज होने वाला है, जो चेंज चाहते हैं पब्लिक या लोग, उसके लिए लोग ओपन हो, सोसाइटी ओपन हो। ओके। नेक्स्ट,
आएगा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसकी वजह से जो है मूवमेंट चलता है, कोई भी मूवमेंट चला जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन दी स्ट्रक्चरल एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, मास थ्योरी। मास थ्योरी का मतलब क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स इज डिस्क्राइब मॉडर्न थ्योरी, इट्स डिस्क्राइब, हाँ करेक्ट है। मास थ्योरी का मतलब होता है कि एक बड़े स्केल पर एक समूह के द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी चैलेंजेस को लेकर के, या जो भी समस्या उसको लेकर के एक मूवमेंट चला जाता है, तो वो एक काइंड ऑफ मास मूवमेंट कहलाता है, मास सोसाइटी मूवमेंट कहलाता है। व्हेन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल फीलिंग इनसफिशिएंट काइंड ऑफ, उनको लगता है कि सोसाइटी से वो अपने आप से डिस्टैच है, या सोसाइटी में उनका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर नहीं, सोशल एक्सक्लूजन है। जैसे कि महिलाओं के द्वारा कोई मूवमेंट चला जाए, या फिर आदिवासी समुदाय के लिए गरीब, या उनके द्वारा, या किसी गरीब के द्वारा, मतलब गरीब जो समूह के द्वारा, राइट, किसी भी कैटेगरी, किसी भी ग्रुप के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का वनरेबल सेक्शन होता है, उनके द्वारा कोई मूवमेंट चला जाएगा, तो वो आपका मास सोसाइटी थ्योरी के अंतर्गत आएगा। ये इस मूवमेंट का फोकस होता है कि कैसे उनका एम्पावरमेंट, कैसे उनकी समस्याओं का जो है समाधान निकले, मास थ्योरी। ओके, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के द्वारा कोई मूवमेंट चलाया जाएगा, मान लीजिए एलजीबीटी कैटेगरी के द्वारा, राइट, इसके अलावा कोई भी सेक्शन हो सकता है जो कि हमारे समाज का एक वनरेबल सेक्शन होता है, उनके द्वारा जब मूवमेंट चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मास सोसाइटी थ्योरी। नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी बताइए। 15 पार्टिसिपेंट, यहाँ पर किसी का आंसर नहीं आ रहा है। Able to mobilize necessary resources, availability of resources, collecting the resources and mobilizing them to, ये तो काफी करेक्ट है सूरज। पीपल रिसोर्स के थ्रू अपनी बात रखते हैं, रिसोर्सेज के थ्रू पीपल यूटिलाइज रिसोर्सेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये करेक्ट है। लेबर, देखिए यहाँ समझिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसोर्स की। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए सोशल मूवमेंट सोसाइटी के द्वारा ही चला जाता है ना, पब्लिक के द्वारा। तो सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्स है उनको मोबिलाइज कराना। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी के अंदर रिसोर्स क्या होगा? पैसा, मनी हो सकता है। ओके, पब्लिक मतलब अपने आप में एक समूह जो है अपने आप में रिसोर्स होता है। ओके, नॉलेज, लोगों के पास स्किल्स होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। ओके, मीडिया अपने आप में एक रिसोर्सेस है। न्यूज पेपर, कोई पॉलिटिशियंस, सभी के सभी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लोग हों, चाहे पब्लिक का, पब्लिक के जो रिसोर्सेस हों, लोकल रिसोर्स हों, इंडिजिनस रिसोर्स हों, वो सभी के सभी आएंगे आपके रिसोर्स के अंदर, कि उनको कैसे मोबिलाइज करा करके जो है लोगों के ग्रेविसेस जो है, उनकी जो समस्या है, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। जो भी नेसेसरी रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो वो सभी के सभी रिसोर्स को व्यवस्था करना, उसका अरेंजमेंट करना, ये कहलाता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैन पावर फॉर द सोशल चेंज। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। सोशल चेंज का मतलब ये होता है कि हम मूवमेंट चलाते हैं इसीलिए ताकि समाज के अंदर बदलाव हो। तो वहाँ पर हम कई प्रकार से पैसे के माध्यम से लॉबिंग करना, या लेबर के माध्यम से, किसी न किसी, चाहे मीडिया का सपोर्ट लेना पड़े, चाहे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी हेल्प के माध्यम से, कहीं ना कहीं जो है चैलेंज जो कम्युनिटी फेस कर रही होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। ये क्या बताती है थ्योरी? ये पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, ये थ्योरी नेट स्लो है सर, नेट स्लो है। डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट दैट द मूवमेंट विल गेट सक्सेस ऑफ। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी बोलती है कि जो सोशल मूवमेंट होते हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो पावर है, जो स्टेट है, ओके, वो कुछ बदलाव कर सकती है, वो कुछ चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा है पॉलिटिकल प्रोसेस को, या गवर्नमेंट के पोजीशन को देखा है कि कोई भी सोशल मूवमेंट आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसमें गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट किस प्रकार की है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है गवर्नमेंट की उस मूवमेंट को लेकर के, या लिबरल गवर्नमेंट है, या वीक गवर्नमेंट है, राइट। पॉलिटिकल गेन, पावर ऑफ गवर्नमेंट फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स।
ओके, तो कोई भी सोशल मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा, चल पाएगा, ओके, इस आधार पे कि जो सिस्टम है, जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, वो सोशल मूवमेंट को किस तरीके से ले रहे। सोशल मूवमेंट आगे बढ़ेगा अगर मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, वो थोड़ी कमजोर है, वीक है, या लिबरल है, या टॉलरेंट है, वो इस प्रकार के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसको रोकते नहीं है। ओके, तो इस उससे तो इस प्रकार का जो सोशल मूवमेंट होगा आगे बढ़ जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं उसको मौका मिलेगा ग्रो करने का, प्लस करने का, और हो सकता है कि सोसाइटी जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको मूवमेंट का जो कारण है और जो उसको समझे, उसको माने और उनकी समस्याओं को सुने, और समस्या के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी बनाए या कैसे भी करके उनकी मदद करे। या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग, वो अगर चाहे तो इस प्रकार के जितने भी सोशल मूवमेंट चलते हैं वो कि उसको दबा सकता है, उसको रोक सकता है, पावर से, पुलिस से, किसी भी न किसी रूप में जो है इस प्रकार के मूवमेंट को रोका जा सकता है। जैसे कि आप इंडिया में भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख पाएंगे जहाँ पर सरकार ने लोगों को मौका दिया है, लोगों ने सोशल मूवमेंट किया है, ओके, कहीं कहीं पर जो है सरकार के द्वारा उसको रोका गया है। तो इस प्रकार से सोशल मूवमेंट जो है अराइज होते हैं, फ्लरिश होते हैं, ग्रो करते हैं, डिपेंड ऑन द सोशल गवर्नमेंट एक्शन, कि गवर्नमेंट किस प्रकार से एक्शन लेती है। इट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फोकस ऑन द पुलिस अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट है, इसमें एक और था, 6 नंबर, न्यू सोशल मूवमेंट, जो कि मास थ्योरी से रिलेटेड है। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी ये क्या बताती है कि political opportunity, that also known as the political process and opportunity structure in the social movement is the heavily influenced by the political social movement is primary। ये क्लियर है ना? पॉलिटिकल जो भी डिस्कस किया, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, लार्ज स्केल। यहाँ पर सोशल मूवमेंट को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि कोई भी सोशल मूवमेंट अगर बनता है, ग्रो करता है, फ्लरिश करता है, तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट का पोजीशन को यहाँ पर देखा गया है कि गवर्नमेंट की पोजीशन अगर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे तो सोशल मूवमेंट को फेल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उसके चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के बहुत कम होते हैं। ओके, अगर गवर्नमेंट की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, वीक है, या टॉलरेंट है गवर्नमेंट, या फिर लिबरल है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको मौका देगा सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ने का, उसको रोका नहीं जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मूवमेंट को आगे बढ़ने की। ओके, एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी की बात करें तो जो प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार के जो मूवमेंट चलते हैं, रिसेंट सोशल इशू दैट द डेवलपिंग इन द रिसेंट टाइम, फॉर एग्जांपल एलजीबीटी, करेक्ट है, या किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी वनरेबल ऑप्रेस्ड क्लास के द्वारा, जैसे दलित है, आदिवासी है, ओके, बैकवर्ड क्लास है, उनके द्वारा जब भी ऐसे मूवमेंट चला जाते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में जनरली उसको हम न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में डालेंगे। हो सकता है कई प्रकार से आइडेंटिटी पे आधारित हो, एथनिसिटी पे आधारित हो, जेंडर पे आधारित हो, ओके, कई प्रकार से हो सकता है, कई फैक्टर हो सकते हैं कलेक्टिव एक्शन के लिए। वो आपका न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी के अंतर आएगा, जहाँ पर कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है लोगों के द्वारा, जैसे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, एनवायरमेंटल मूवमेंट है, ओके, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है, ये सभी के सभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब करेंट 1960 के बाद जितने मूवमेंट हो उनको हम न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, जेंडर बेस्ड हो सकता है, सेक्सुअलिटी बेस्ड हो सकता है, एथनिसिटी बेस्ड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपका सभी की सभी थ्योरी कंप्लीट होती है सोशल मूवमेंट की। इसमें किसी भी डाउट है तो बता दीजिए, दोबारा मैं उसको रिपीट करता हूँ। सी ए, हाँ सी ए आपका इसी में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थ्योरी, आप क्लास लेट ज्वाइन किया आई थी सर। रिलेटिव डिफरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे समाज के अंदर कुछ लोग गरीब होते हैं, राइट। अब उनके बच्चे, उनको एजुकेशन भी नहीं मिलती है, अच्छे तरीके से हेल्थ फैसिलिटी नहीं दी जाती है। लेकिन उसी समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, राइट, जो बेसिक जरूरतें होती है हमारे सोसाइटी में रहने के लिए। अरे अब जो अपॉर्चुनिटी चाहिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो कुछ फैसिलिटी चाहिए वो सब मिल जाता है। वो रिसोर्सेज जो कि सबको मिलने चाहिए, केवल कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, तो कहलाती है रिलेटिव डेप्रिवेशन। मतलब एक समाज के पास, एक कम्युनिटी के पास है वो सभी चीजें जो दूसरों के पास नहीं है, उनके पास भी होनी चाहिए। तो वो जो कमी होती है, डेप्रिवेशन फील करते हैं लोग, तब कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई मूवमेंट चलाते हैं कि उनके पास भी ये सभी चीजें होनी चाहिए जो अदर लोगों के पास है। इसको आप रिच और जो पुअर है उनको लेकर के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब दोबारा उसको वीडियो देख लेना। स्ट्रक्चर के द्वारा दिया गया था, उसने बताया था कि जब कोई भी सोशल मूवमेंट जब ग्रो करता है तो उसके पीछे 6 फैक्टर होते हैं या 6 स्टेजेस होते हैं। पहला तो यही है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करती है। ओके, उसे डेप्रिवेशन बोलेंगे, कमी, किसी चीज़ की कमी महसूस होना। ओके, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते, करप्शन का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि लोगों को लगना चाहिए कि जो चीज़ करप्शन जो है वो एक प्रॉब्लम है सोसाइटी की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है लोगों को करप्शन इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब पीपल थिंक अबाउट दैट दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज सोशल इविल एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी, देन पीपल स्टार्ट फाइंड आउट सम सोल्यूशन कि कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, बताना, इवेंट, इस प्रकार के इवेंट जो घटनाएं घटती हैं, ज़्यादा बड़ा करप्शन होता है तो लोग जो फिर एक मास मूवमेंट होता है तो वो सोशल मूवमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, वो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ थ्योरी कहलाती है, मतलब किसी चीज़ की। ओके, समझ गए ना? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप दोबारा देख लेना, अभी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। ओके। हम्म। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मूवमेंट स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन मतलब होता है कितने प्रकार के सोशल मूवमेंट जो है, या उसका जो स्ट्रक्चर कितने प्रकार का हो सकता है। जब भी कोई मूवमेंट चलता है तो उसका ऑफकोर्स कोई ना कोई अगर स्ट्रक्चर हुई, उसकी एक संरचना होती है। तो कितने प्रकार के ऐसे सोशल मूवमेंट के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कोई बता सकता है? रेडियल नहीं होता, रेमेडियल होता है। रेसिप्रोकल। ओके, रेमेडियल होता है। फॉर्मल, सेंट्रलाइज, इनफॉर्मल। ये जो रूपल ने लिखा है चार, चार नहीं, आपको बताना है कौन से। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि कितने सोशल मूवमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। यू हैव टू नो अबाउट ऑल फोर सोशल मूवमेंट स्ट्रक्चर, कौन कौन से हैं। पहला है फॉर्मल, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। दूसरा है इनफॉर्मल, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। तीसरा है फॉर्मल क्लस्टर स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। सभी का बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया था। इनफॉर्मल क्लस्टर स्ट्रक्चर। ओके, अब एक एक करके बताइए। फॉर्मल क्लस्टर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ टर्म जो है कॉमन आपको दिख रही होंगी। ओके, जैसे यहाँ पर फॉर्मल ये भी, फॉर्मल ये भी। एक दूसरा यहाँ पर है टर्म सेंट्रलाइज, ये भी सेंट्रलाइज है। ये आपका यहाँ पर क्लस्टर्ड है, ये भी क्लस्टर्ड है। फॉर्मल सेंट्रलाइज इज अ ग्रेजुअली गेट इंस्टीट्यूशनलाइज एंड ऑर्गेनाइज। ओके, और एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? देखिए फॉर्मल, देखिए हम जब भी बात करेंगे सोशल मूवमेंट की, तो कोई भी सोशल मूवमेंट जब चलाया जाता है तो दो प्रकार का होता है जनरली, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पर लोग इजीली तरीके से उसमें जो है आ नहीं सकते या जा नहीं सकते। जैसे कि किसी संस्था के द्वारा कोई मूवमेंट चला जा रहा है तो उसमें उस संस्था के लोग ही उसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि मान लीजिए बैंक कर्मचारियों के द्वारा, ओके, कोई जैसे कि स्ट्राइक किया जाता है या कुछ भी मूवमेंट किया जाता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक नहीं जा सकती, कि भाई बैंक के कर्मचारी होंगे, जो वर्कर होंगे वही होंगे, या किसी वर्कर यूनियन के द्वारा कोई मूवमेंट चला जाएगा तो उसमें वर्कर के जो वर्कर होंगे वही होंगे उसके अंदर। वो काइंड ऑफ फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पर लोग इजीली तरीके से आ सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, वो होता है आपका इनफॉर्मल। ये क्लियर है? इसमें से आपका इनफॉर्मल फॉर्मल क्लियर हो गया होगा।
अब आइए सेंट्रलाइज और स्ट्रक्चर पे। इसका मतलब क्या होता है सेंट्रलाइज और स्ट्रक्चर? सेंट्रलाइज का मतलब होता है जहां पर एक आइडियोलॉजी होती है उसको लोग फॉलो करते हैं। ओके, एक थॉट ऑफ प्रोसेस होता है जिसको लोग मानते हैं, उसी को बिलीव करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी के माध्यम से जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं। ओके, वो आपका सेंट्रलाइज कराएगा। और क्लस्टर का मतलब क्या होता है? जहां पर हो सकता है कि इशू एक ही होगा लेकिन आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, मल्टीपल, मतलब जैसे कि मान लीजिए एनवायरनमेंट को लेकर के अगर कोई मूवमेंट चला जा रहा है तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी समस्या होती है, वाटर पोल्यूशन है। ओके, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है। ओके, डिफोरेस्टेशन को लेकर के हो सकता है, तो हो सकता है संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओ जो है अलग 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 काम कर रहे हो, कोई एक इशू पर काम कर रहा हो, कोई दूसरा इशू पर काम कर रहा हो, कोई तीसरा, लेकिन उनका फोकस बेसिकली होता है एनवायरनमेंट पे ही, कि उसको कैसे बचाना है। तो आइडियोलॉजी हो सकता है डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है उनमें, लेकिन जो मिल करके एक पूरा क्लस्टर बनाते हैं, मतलब सब मिल करके एक उनका एक क्लस्टर बनता है, और वो फोकस करते हैं कि किस प्रकार से जो मूवमेंट है जिस चीज़ के रिगार्डिंग है, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर के हो, चाहे कोई भी इशू हो, उसको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसको बोलते हैं क्लस्टर, जहाँ पर मल्टीपल आइडियोलॉजी, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल संस्थाएं जो है एक साथ आती हैं, और हो सकता है बाद में जो है वो एक ही आइडियोलॉजी पर काम करें। लेकिन फर्स्ट दीज एनजीओ, दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज एजेंसी कम टुगेदर एंड बिकम लाइक अ क्लस्टर। यहाँ पर एक ही आइडियोलॉजी होती है जो सभी के सभी उसी को फॉलो करते हैं, उसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके, और सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। अलायंस, हाँ, अलायंस पार्टनरशिप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका क्लस्टर्ड में। ओके, तो क्या एग्जांपल हो सकता है फॉर्मल स्ट्रक्चर का, अगर आपको क्लियर हो गया है इन सब का मतलब, टर्म का मतलब, क्लस्टर का, सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, फॉर्मल का मतलब क्या है, इनफॉर्मल का मतलब क्या है, तो इसका आप एग्जाम्पल दीजिए। पहले वाले का एग्जाम्पल दीजिए आप, क्या हो सकता है इसका? फॉर्मल फार्मर्स एसोसिएशन, हाँ ये भी ठीक है। फॉर्मल फार्मर एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन फार्मर के जो इशू होते हैं जनरली उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, चलेगा, जो फार्मर होंगे वही आएंगे। मोबिलाइजेशन, लॉबिंग एंड नेगोशिएशन, ट्रेड यूनियन, हाँ ट्रेड यूनियन इज द राइट एग्जाम्पल। ट्रेड यूनियन हो सकता है। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनका जो पर्सनल किसी प्रकार का एक स्ट्राइक हो या मूवमेंट हो, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। लेबर मूवमेंट हो गया। ओके, डॉक्टर के, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के थ्रू किसी भी संस्था, किसी भी मतलब सेक्टर में उनके द्वारा अगर कोई, जैसे टैक्स यूनियन स्ट्राइक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो आपको फॉर्मल सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्योंकि उनका जो एक आइडियोलॉजी है बोल सकते हैं, जिसके लिए वो मूवमेंट चला रहे हैं, वो एक ही है। उसी उसी के अंदर जो है सब लोग आकर के फोकस कर रहे हैं, मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दूसरा इनफॉर्मल सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर आइडियोलॉजी तो सेंट्रलाइज है लेकिन इनफॉर्मल सिस्टम है। ओके, जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे आंदोलन चलाए जाते हैं, सत्याग्रह आंदोलन था पहले, जंगल बचाओ आंदोलन है। तो क्या है, आइडियोलॉजी तो एक ही है कि कैसे जो है जंगल को बचाना है, उसी प्रकार की आइडियोलॉजी है। लेकिन इनफॉर्मल है, कोई भी आ सकता है, एक पॉलिटिशियन भी इसमें आ सकता है, एक फार्मर भी आ सकता है, एक स्टूडेंट भी आ सकता है, एक वर्कर आ सकता है। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर भी आ सकता है। इनफॉर्मल सिस्टम है, द पीपल कैन कम इजिली, दे कैन लीव, राइट। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल मैंने और दिया था, नाजी आइडियोलॉजी ऑफ जर्मनी, राइट। उसमें भी उसके जो उनकी आइडियोलॉजी एक थी, लेकिन उसमें जो है जितने भी जर्मनी, जो भी अगर वो कोई भी यूथ आना चाहता था वो उसको ज्वाइन कर लेते थे आर्मी को, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी एक थी। मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अग्निपथ स्कीम इशू, हाँ ये लाइक बसकार वाला मूवमेंट बाई अन्ना हजारे, भ्रष्टाचार वाला, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही सही है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मल स्ट्रक्चर और क्लस्टर स्ट्रक्चर, जहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स जो है, मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके कहीं ना कहीं सबके अपने अपने